हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एलएलबी के लिए, या फिर आगे आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, जुडिशरी, ठीक है, या फिर एआईबी का एग्ज़ाम, कोई भी आगे एग्ज़ाम दोगे आप, ये टॉपिक हमेशा ही पूछा जाता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट केसेस भी देखेंगे, ठीक है, जो इस लाइबिलिटी से डील कर रहे हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, इस वीडियो के, तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन। और या फिर आपको किसी और लो सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट क्या है, हम देख रहे हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। पहले हम टॉपिक कौन सा देख रहे हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। मीनिंग: strict liability means a person may be held liable for the damages caused by the dangerous thing kept in his land even if there is no negligence or intention to cause harm. It is also known as the no fault liability. ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई पर्सन अपनी लैंड पर कोई डेंजरस थिंग रखता है और वो डेंजरस थिंग क्या हो जाती है, इस्केप होकर किसी दूसरे पर्सन को डैमेज पहुंचा देती है, ठीक है, तो उस पर्सन को क्या माना जाएगा, लाइबल माना जाएगा। ठीक है, चाहे उसकी कोई नेग्लिजेंस थी या फिर नहीं थी, या फिर कोई उसकी इंटेंशन थी या फिर नहीं थी। ठीक है, इवन इफ देयर इज नो नेग्लिजेंस और इंटेंशन टू कॉज हार्म। ठीक है, और इस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को और क्या कहते हैं, नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी कह देते हैं इसको। ठीक है, द डॉक्ट्रिन वॉज लेड डाउन इन द फेमस इंग्लिश केस राइलैंड वर्सेस फ्लेचर 1968। ये डॉक्ट्रिन फेमस इंग्लिश केस कौन सा था, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर 1968 का केस था। इस केस में इस्टेब्लिश हुई थी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से केस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इस्टेब्लिश हुई थी, कौन सा इंग्लिश केस था, तो आपने लिखना है राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। ठीक है, आपको एमसीक्यूज में भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, एसेंशियल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। कौन कौन से इसके एसेंशियल्स है? फर्स्ट एसेंशियल है हमारे पास डेंजरस थिंग। ठीक है, डिफेंडेंट मस्ट ब्रिंग इनटू इन हिज लैंड समथिंग दैट इज नेचुरली डेंजर इफ इट इज एस्केप्स। ठीक है, फर्स्ट एसेंशियल क्या कह रहा है कि डिफेंडेंट को अपनी लैंड पर किसी ऐसी चीज़ लानी है या रखनी चाहे, अगर एस्केप हो जाए तो नेचुरली डेंजरस हो। ठीक है, डिफेंडेंट को अपनी लैंड पर ऐसी चीज़ लानी या रखनी चाहिए जो अगर एस्केप हो जाए तो नेचुरली क्या हो जाए, डेंजरस हो जाए। ठीक है, द डिफेंडेंट मस्ट ब्रिंग इनटू हिज लैंड समथिंग दैट इज नेचुरल, क्या है, डेंजरस है। कौन सी डेंजरस थिंग लेके आनी चाहिए? एसेंशियल कंडीशन क्या है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की, उसके पास क्या होनी चाहिए, डेंजरस थिंग होनी चाहिए पर्सन के पास। ठीक है, आप इतना लर्न करना बस। डेंजरस थिंग कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि हो गया कोई भी वाटर इन लार्ज रिजर्वर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। यानी अगर इन डेंजरस सब्सटेंसेस के एस्केप होने से किसी को भी डैमेज होता है तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, वो थिंग क्या होनी चाहिए, डेंजर होनी चाहिए। ठीक है, पहली एसेंशियल कंडीशन होगी हमारी। नेक्स्ट है हमारी सेकंड कंडीशन, क्या है एसेंशियल, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ठीक है, दैट मीन्स डिफेंडेंट मस्ट मेक अ स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ ऑफ लैंड। मतलब कि डिफेंडेंट ने अपनी लैंड का स्पेशल या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ किया होना चाहिए। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है कि डिफेंडेंट ने अपनी लैंड का स्पेशल या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ किया होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है नॉन नेचुरल यूज़ के, जैसे कि स्टोरिंग ह्यूज क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर। ठीक है, और जैसे कि कीपिंग एक्सक्लूसिव केमिकल और ऑपरेटिंग हाजार्डियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये नेचुरल यूज़ ऑफ हो गया। ठीक है,
नेचुरल यूज़ के एग्जांपल हो गए ऑर्डिनरी डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, ग्रोइंग क्रॉप्स, लिविंग इन हाउस, ठीक है। नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। आगे आइए, थर्ड एसेंशियल है हमारे पास एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि द डेंजरस थिंग मस्ट escape फ्रॉम द डिफेंडेंट्स कंट्रोल टू अनदर पर्सन प्रॉपर्टी, इफ देयर इज नो escape द रूल डज नॉट अप्लाई, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेंजरस थिंग का डिफेंडेंट के कंट्रोल से निकलकर किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी या फिर एरिया में जाना जरूरी है, ठीक है। अगर डेंजरस थिंग एस्केप ही नहीं हुई है तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वो जो डेंजरस थिंग है वो क्या होनी चाहिए, एस्केप होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो एस्केप नहीं हुई है मस्ट बी एस्केप, अगर इफ देयर इज़ नो एस्केप तो जो हमारा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब निकलता है, एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग होना चाहिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। अब आइए फोर्थ एसेंशियल है हमारा डैमेज। द डैमेज मस्ट कॉज द एक्चुअल डैमेज टू द डिफेंडेंट्स पर्सन और प्रॉपर्टी, दैट मीन्स एस्केप के कारण प्लेंटिफ की पर्सन या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को एक्चुअली डैमेज होना चाहिए, ठीक है। एस्केप से क्या हो गया, किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी पर्सन को क्या होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल डैमेज टू द प्लेंटिव पर्सन और प्रॉपर्टी, ठीक है, डैमेज होना चाहिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट क्या पढ़ा, फर्स्ट एसेंशियल क्या पढ़ा, डेंजरस थिंग होनी चाहिए और नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए और एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग होनी चाहिए और डैमेज होना चाहिए किसी चीज़ का। नेक्स्ट आइए, अब लैंडमार्क केस कौन सा है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे कौन सा केस है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कौन से केस में इस्टेब्लिश हुई थी, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर 1968 का केस था, ठीक है। ये याद रखना है आपको, केस का नेम पता होना चाहिए, ये भूलना नहीं है। इसके फैक्ट्स क्या हैं, द डिफेंडेंट बिल्ट अ लार्ज वाटर रिजर्वर, unknown old mine shaft existed beneath the land. The water escaped through the shaft. The flooded the plaintiff coal mines. इसमें क्या फैक्ट्स है कि डिफेंडेंट ने अपनी लैंड पर एक बड़ा वाटर रिजर्वर बनाया था, ठीक है, और उस लैंड के नीचे पुराने माइन शिफ्ट थे जिनके बारे में डिफेंडेंट को पता ही नहीं था, ठीक है। और रिजर्वर का पानी उन शेफ्ट्स को लगकर, ठीक है, उन शेफ्ट्स के थ्रू लीक होकर प्लेंटिफ की कोल माइंस में चला गया और उन्हें क्या कर दिया, फ्लड कर दिया, ठीक है, फ्लडेड द प्लेंटिफ कोल। और इशू क्या अराइज हुआ इसमें, वॉज द डिफेंडेड लाइबल इवन थ्रो ही वॉज नॉट अ नेग्लिजेंट, ठीक है। इसमें क्या इशू अराइज हुआ था, क्या डिफेंडेंट यहाँ पे लाइबल होगा जब उसने कोई नेग्लिजेंस की ही नहीं थी, ठीक है। तो इसमें क्या जजमेंट आई थी, यस, हाँ, इसमें क्या होगा, डिफेंडेंट को लाइबल माना जाएगा। क्यों लाइबल माना जाएगा, यहाँ पे क्या कहा कोर्ट ने होल्ड किया कि अगर कोई पर्सन अपनी लैंड पर डेंजरस थिंग रखता है और वो एस्केप होकर डैमेज करती है तो लाइबल माना जाएगा पर्सन को, चाहे उसने नेग्लिजेंस कोई करी हो या फिर नहीं की हो, ठीक है, चाहे नेग्लिजेंस प्रूव ना भी हो। यहाँ पे कह रहे थे ना कि इसको पता ही नहीं था, ठीक है, अननोन था उसके बारे में, अननोन अबाउट द ओल्ड माइंस, ठीक है, उसे पता ही नहीं था, उसकी तो कोई नेग्लिजेंस थी ही नहीं, बट स्टिल यहाँ पे वो क्या होगा, लाइबल होगा, ठीक है। तो इसी जजमेंट में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो थी इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, दिस केस इस्टेब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। नेक्स्ट, अब आइए एक्सेप्शन टू द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, मतलब कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कब अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशन में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई नहीं होगी, प्लेंटिफ ऑन फॉल्ट, मतलब कि डिफॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ, इफ द डैमेज अकर बिकॉज ऑफ द प्लेंटिव ऑन नेग्लिजेंस द डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल, अगर डैमेज प्लेंटिफ की खुद की नेग्लिजेंस या फिर फॉल्ट की वजह से हुआ है तो डिफेंडेंट को लाइबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है एक्सेप्शन, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ वॉलंटरी नॉट विथ इंजूरिया, ठीक है, इफ द प्लेंटिफ वॉलंटरी एक्सेप्ट द रिस्क द डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल,
इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर प्लेंटिफ ने अपनी मर्जी से रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया है तो यहाँ पे डिफेंडेंट को लाइबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर प्लेंटिफ ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया रिस्क को वॉलंटरली तो यहाँ पे डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, दो नेबर्स अपनी कॉमन बेनिफिट के लिए जॉइंटली वाटर स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर उस सिचुएशन में डैमेज होता है तो लाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि दोनों ने जॉइंटली एक्सेप्ट किया ना। ठीक है, को अपने कॉमन बेनिफिट के लिए वाटर स्टोर करा था दोनों ने। ठीक है, दोनों तैयार थे रिस्क लेने के लिए। ठीक है, अगर किसी सिचुएशन में डैमेज होता है तो लाइबिलिटी नहीं होगी एग्जाम्पल में। नेक्स्ट आइए, थर्ड एक्सेप्शन है हमारे पास एक्ट ऑफ गॉड, दैट मीन्स विज मेजर भी कहते हैं जिसे। नेचुरल फोर्सेस दैट आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। मतलब कि इसका क्या मतलब है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल फोर्सेस जिन्हें प्रिवेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, जिन्हें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल फोर्सेस जिन्हें जो मतलब कि कंट्रोल से ही बाहर है। ठीक है, जिसे हम प्रिवेंट करना हमारे हाथ में है ही नहीं है। ठीक है, इसे क्या कह रहे हैं, एक्ट ऑफ गॉड। जैसे कि कौन कौन एग्जांपल आ गए, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन, लाइटिंग, ये सब क्या हो गए इसके एग्जांपल है एक्ट ऑफ गॉड के। ठीक है, इसमें केस है एक नेकोल वर्सेस मार्शलैंड का केस है 1976 का। इसमें क्या फैक्ट्स बता रहे थे, और हैवी रेनफॉल कॉज आर्टिफिशियल लेक्स टू दी ओवरफ्लड एंड द डिस्ट्रॉय द ब्रिज। इसमें क्या कहते हैं, हैवी रेनफॉल की वजह से आर्टिफिशियल लेक्स क्या हो गए थे, ओवरफ्लो हो गए थे, और ब्रिजेस क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे जिससे। ठीक है, और जजमेंट क्या दी कोर्ट ने, द डिफेंडेंट वॉज नॉट लाइबल बिकॉज द रेनफॉल वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पे डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा, द डिफेंडेंट वॉज नॉट लाइबल, क्योंकि ये क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि एक्ट ऑफ गॉड था। ठीक है, 3 एक्सेप्शंस होगी हमारी। फोर्थ एक्सेप्शन है हमारे पास एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। ठीक है, जिसे हम थर्ड पार्टी भी कह जाते हैं, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी भी कह देते हैं जिसे। ठीक है, आप खुद को अगर स्ट्रेंजर लिखना स्ट्रेंजर भी कर सकते हैं, बट आपको मैं दोनों बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो अगर आप कहीं पे सुन लो कि एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, इफ द डैमेज इज कॉज्ड बाय द अनफोर्सेबल एक्ट ऑफ द थर्ड पर्सन ओवर whom द डिफेंडेंट हैज़ नो कंट्रोल देयर इज नो लाइबिलिटी। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर डैमेज किसी थर्ड पर्सन के अनफोर्सेबल एक्ट्स की वजह से हुआ है और उस थर्ड पर्सन पर डिफेंडेंट का कोई कंट्रोल था ही नहीं, तो डिफेंडेंट यहाँ पे लाइबल नहीं होगा। ठीक है, देयर इज़ नो लाइबिलिटी अगर वो थर्ड पर्सन पर डिफेंडेंट का कंट्रोल नहीं था। ठीक है, डिफेंडेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर दी थर्ड पर्सन। नेक्स्ट फिफ्थ एक्सेप्शन है हमारे पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। When an activity is authorized by the statute and all the reasonable care has been taken, liability may not arise. इसमें क्या कह रहे हैं कि जब कोई एक्टिविटी किसी लॉ या फिर स्टैट्यू के अंडर ऑथराइज्ड हो, ठीक है, और डिफेंडेंट ने रीजनेबल केयर भी ली हो, तो लाइबिलिटी यहाँ पे अराइज नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि अगर किसी लॉ या फिर स्टैट्यू में ऑलरेडी मेंशन है कि आप ये वाला एक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो आपको ऑथराइज कर रहा है कि आप ये वाला एक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे डिफेंडेंट को लाइबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये होगी हमारी पांचों एक्सेप्शन जहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। अब आइए एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पर। ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का टॉपिक खत्म हो गया हमारा। अब आइए एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज अ प्रिंसिपल ऑफ टॉर्ट law under which a person or enterprise engage in a hazardous or inherently dangerous activity is a absolute liable for any damage caused by that activity, even if there is no negligence or fault and without any exceptions. इसमें क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या है, टॉर्ट लॉ का एक प्रिंसिपल ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन या फिर इंटरप्राइजेस क्या करता है, हजार्डियस या फिर इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी करता है, क्या हजार्डियस या फिर इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी करता है, और उस एक्टिविटी से किसी को क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, उस एक्टिविटी से क्या हो जाता है, किसी को डैमेज हो जाता है।
तो वो क्या माना जाएगा, वो एब्सोल्यूट लाइबल माना जाएगा। ठीक है, जहाँ नेग्लिजेंस या फिर फॉल्ट प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी अगर कोई गलती भी नहीं है, ठीक है, नेग्लिजेंस भी नहीं है, आपको कोई फॉल्ट भी नहीं है, फिर भी आपको स्टिल क्या माना जाएगा कि आप लाइबल हो वो एक्ट करने के लिए। ठीक है, और कोई भी एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो सारी हमारी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाली अप्लाई होंगी, बट यहाँ पे मेन चेंजेस क्या आया एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में, उसमें भी कह रहे थे कि आपने नेग्लिजेंस नहीं करी है और फॉल्ट नहीं किया तो फिर भी आपको लाइबल मानेंगे। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी कह रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहाँ पे जो हमने एक्सेप्शन पढ़ी है, यहाँ पे वो एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, वो वाली एक्सेप्शन सारी अप्लाई यहाँ पे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ नेग्लिजेंस या फॉल्ट प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती और कोई भी एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है। अब आइए आगे क्या कह रहे हैं, दिस डॉक्ट्रिन वॉज डेवलप्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द लैंडमार्क केस ऑफ द MC मेहता। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि ये डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कौन से केस में इस्टेब्लिश करी थी, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया भी लिख लेना या फिर MC मेहता से भी नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन से केस में इस्टेब्लिश हुई थी एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये आपको क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ये आपने कहना है कौन से केस में, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी एब्सोल्यूट लायबिलिटी। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ द डॉक्ट्रिन, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या कह रहे थे। बिफोर द 1987 द इंडियन कोर्ट फॉलो द इंग्लिश रूल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लेड आउट इन द रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। हाउएवर आफ्टर द ओलियम गैस leak incident, the Supreme Court held that the English rule was inadequate for the modern industrial hazardous. Therefore, it evolved the doctrine of the absolute liability, which imposes a much stricter standard. इसमें क्या कह रहे हैं कि 1987 से पहले इंडिया में कौन सी थी, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर वाला जो इंग्लिश केस था, उसमें कौन सी लाइबिलिटी इस्टेब्लिश हुई थी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉलो कर रहे थे हम पहले। ठीक है, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर वाले से हमारे को कौन सी आई थी लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आई थी, हम पहले तो वही फॉलो कर रहे थे। ठीक है, इंडिया, ये इंग्लिश केस था बट इंडिया में भी यही फॉलो हम कर रहे थे। ठीक है, बट लेकिन ओलियम गैस लीकेज इंसिडेंट के बाद, आफ्टर द ओलियम गैस लीकेज इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल हजार्डियस के लिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल सफिशेंट नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल है जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं वो सफिशेंट नहीं है अब। ठीक है, क्यों सफिशेंट नहीं है, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रियल क्या कर रही है, हजार्डियस सब्सटेंसेस वगैरह का यूज़ करती है। ठीक है, अब वो उसको डील करने के लिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सफिशेंट नहीं है, इसलिए कोर्ट ने एक नया और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल डेवलप किया। ठीक है, जिसे हम किसके नाम से अब जान रहे हैं, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए लैंडमार्क केस। अब कौन से केस में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एस्टेब्लिश हुई थी वो हम देखते हैं, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया, और इसको कौन से नाम से जानते हैं, इस केस को श्री राम फूड फर्टिलाइज़र के नाम के केस से भी जानते हैं और ओलियम गैस लीकेज के केस से नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें से कोई भी नाम आपको कह दें तो ये आपने बता देना है कि कौन सी लाइबिलिटी इसमें इस्टेब्लिश हुई थी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, अब इसके फैक्ट्स क्या थे इस केस के, आप सुन लीजिए, सिर्फ रीड तो आप खुद भी कर सकते हो, ऑलरेडी स्लाइड में मेंशन है सब कुछ। श्री राम फूड एंड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री दिल्ली हजार्डियस केमिकल मैन्युफैक्चर करती थी। ठीक है, क्या मैन्युफैक्चर करती थी, हजार्डियस केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती थी। श्री राम फूड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी एक दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में थी, जो क्या मैन्युफैक्चर करती थी, हजार्डियस केमिकल्स। ठीक है, दिसंबर 1985 में क्या हुआ, फैक्ट्री में ओलियम गैस लीक हो गई। ठीक है, क्या होगी, ओलियम गैस लीक फ्रॉम दी फैक्ट्री। इस इंसिडेंट में एक एडवोकेट की डेथ हो गई और बहुत से लोग क्या हो गए, सीरियसली इंजर्ड हो गए। ठीक है, मैनी पीपल सफर्ड सीरियस इंजरी और एक एडवोकेट की डेथ हो गई थी।
ठीक है। और इसमें इशू क्या अराइज हुआ, फैक्ट्स तो हमने पढ़ लिए। वेदर अ हैजार्डियस इंडस्ट्री शुड बी लाइबल इवन विदाउट द नेग्लिजेंस, क्या इशू अराइज हुआ, क्या हैजार्डियस इंडस्ट्री नेग्लिजेंस प्रूव किए बिना भी लाइबल होगी, ठीक है, ये इशू अराइज हुआ। तो कोर्ट ने क्या होल्ड किया कि हैजार्डियस इंडस्ट्री की पब्लिक सेफ्टी हैजार्डियस इंडस्ट्री की पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करना एब्सोल्यूट और नॉन डेलीगेटेड ड्यूटी है, ठीक है। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, अगर एक्सीडेंट होता है तो एंटरप्राइजेस एब्सोल्यूट क्या होंगे, लाइबल होंगे, ठीक है। और एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, प्लेंटीफुल जैसे कोई भी जो हमने पहले एक्सेप्शन पढ़ी, वो सभी एक्सेप्शन यहाँ पे कोई भी अप्लाई नहीं होंगी। ये जैसे लिखा नो एक्सेप्शन सच एज गो, ये सब लिखा है, पढ़ लेना, ठीक है। ये सभी एक्सेप्शंस अप्लाई यहाँ पे नहीं होंगी। और कोर्ट ने क्या बोला, कंपनसेशन एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसका रियल डेटरेंट इफेक्ट हो, ठीक है। ये सभी क्या बोला था, जजमेंट पास की थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये सब हेल्ड किया था, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स है, ये मैंने आपको समझा दिया क्या जजमेंट में हेल्ड हुआ, ये आप पढ़ लेना, फैक्ट्स भी देख लेना। नेक्स्ट आइए इसेंशियल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। फर्स्ट इसेंशियल क्या है हमारे पास, hazardous or inherently dangerous activity the defendant must be carrying on the activity involving the dangerous substance, मतलब डिफेंडेड hazardous या फिर inherently dangerous activity कर रहा होना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के लिए ये होना चाहिए, ठीक है। जो डिफेंडेड है hazardous या फिर inherently dangerous activity कर रहा होना चाहिए। और सेकेंड हमारे पास इसेंशियल क्या है, harm must be caused, the hazardous activity must result in injury, death or damage to the property or the environment। उस hazardous activity से क्या होना चाहिए, इंजरी या फिर किसी की डेथ हुई होनी चाहिए, या फिर कोई सी प्रॉपर्टी का डैमेज होना चाहिए, या फिर इन्वायरमेंट डैमेज भी हो गया तो ये क्या बन जाएगी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ये इसका इसेंशियल हो गया सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, लाइबिलिटी इज ऑटोमेटिक, once the damage is caused the enterprise is liable, the victim does not have to prove negligence, carelessness, wrongful intention। मतलब कि क्या कह रहे हैं कि डैमेज होते ही एंटरप्राइजेस क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही डैमेज हो रहा तो समझ लो क्या हो गया, एंटरप्राइजेस क्या हो गया, लाइबल हो गया, ठीक है। विक्टिम को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि नेग्लिजेंस थी उनकी, ठीक है, नेग्लिजेंस डिफेंडेंट की थी यहाँ पे कि नहीं थी, केयरलेसनेस करी थी उसने कि नहीं करी थी, या फिर रॉन्गफुल उसकी इंटेंशन थी यही ये नहीं थी, ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है विक्टिम को, ठीक है। फोर्थ इसेंशियल है हमारे पास, नो एक्सेप्शंस, द एंटरप्राइजेस कैनॉट इस्केप द लाइबिलिटी बाय क्लेमिंग दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन। मतलब कि एंटरप्राइजेस किसी भी डिफेंसेस का यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे एक्सेप्शंस अप्लाई नहीं होंगी जो हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में सभी पढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट आइए फीचर्स ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। पहले हमने क्या पढ़ा था, इसेंशियल्स पढ़े थे, अब आइए फीचर्स क्या है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के। अप्लाइज ओनली टू द हजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्रीज। ये सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होती है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री पर अप्लाई होगी, ठीक है। लाइबिलिटी एब्सोल्यूट और नॉन डेलीगेटेड होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या कह रहे हैं, अब इसमें कोई एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। विक्टिम नीड नॉट टू प्रूव नेग्लिजेंस, मतलब कि विक्टिम को नेग्लिजेंस प्रूव करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में। कंपन शुड बी एडुकेट एंड डेटरेंट, मतलब कि कंपनसेशन जो दी जा रही है विक्टिम को एक्यूरेट और डेटरेंट होनी चाहिए, ठीक है। प्रमोट इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब कि ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को प्रमोट कर रही है। ये जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है इंडस्ट्रियल सेफ्टी को और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को, ठीक है। ये हो गए फीचर्स। अब आता है व्हाई वॉज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इंट्रोड्यूस, कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आई क्यों। पहले तो हमारे पास थी ना स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, तो फिर हमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की ज़रूरत क्यों आ गई, ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल क्या कह रहे थे कि सफिशिएंट नहीं माना गया, ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूल को क्या माना गया, इनसफिशिएंट माना गया। क्यों इनसफिशिएंट माना गया,
क्योंकि फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज हाईली डेंजरस सब्सटेंस यूज़ करती हैं। ठीक है, अब क्या इंडस्ट्री क्या यूज़ कर रही है, मोस्ट डेंजरस सब्सटेंसेस यूज़ कर रही है, तो इसलिए हमारे को ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाली लाइबिलिटी की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए हम कौन सी लाइबिलिटी लेके आए, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लेके आए। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कैन अफेक्ट द थाउजेंड ऑफ पीपल। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के साथ कि हज़ारों लोगों को इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर वो कोई गैस वगैरह लीक होगी तो काफ़ी लोगों की डेथ वगैरह भी हो जाती है, जैसे MC मेहता वाले केस में हुआ था। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से हज़ारों लोगों को इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, लोगों को एक तरह का रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी लेके आए। थर्ड क्या कह रहे हैं, विक्टिम शुड नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ द टेक्निकल लीगल डिफेंसेस, मतलब कि विक्टिम को टेक्निकल लीगल डिफेंसेस की वजह से सफ़र नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड हो गया। लार्ज इंडस्ट्री आर इन द बेस्ट पोजीशन टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट एंड बियर द कॉस्ट, मतलब कि लार्ज इंडस्ट्री एक्सीडेंट प्रिवेंट करने और उनका कॉस्ट पे करने के लिए बेस्ट पोजीशन में होती है। ठीक है, वो लार्ज जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अगर कोई हार्म कर रही है तो वो फिर उनको उसका मतलब कि जो भी लॉस वगैरह हुआ है, किसी की डेथ हुई है या कोई भी विक्टिम है, डैमेज हुआ है किसी भी तरह का, उनको क्या माना जाएगा कि वो बेस्ट पोजीशन में है कि वो कॉस्ट पे कर सकती है, कॉस्ट को बियर कर सकती है। ठीक है, ये हो गए हमारे चारों, मतलब कि एक तरह की इम्पोर्टेंस होगी कि हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी को क्यों लेके आए हैं। अब आइए एडवांटेजेस ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी और क्रिटिसिज्म। एडवांटेज क्या है इसका, प्रोटेक्ट द विक्टिम ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, मतलब कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के विक्टिम को प्रोटेक्शन मिल रही है इससे। ठीक है, और इंडस्ट्री स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, और लीगल डिफेंसेस का मिसयूज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को प्रमोट कर रही है ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी, और क्या कर रही है, विक्टिम को क्विक और इफेक्टिव कंपनसेशन मिल रही है यहाँ से। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या आएगा अब इसका, ये इंडस्ट्रीज़ पर बहुत हैवी बर्डन इम्पोज कर रही है। ठीक है, बहुत हैवी बर्डन इम्पोज कर रही है, इसको कैसे आप जस्टिफाई कैसे, कि अगर उनकी कोई गलती भी नहीं थी, नेग्लिजेंस नहीं भी हो रही, फिर भी उनको क्या मान रहे हैं कि वो लाइबल होंगे। ठीक है, एक तरह का इन पे बहुत ही हैवी बर्डन इम्पोज कर रहे हैं, ये क्रिटिसिज्म हो गया। और क्या कह रहे हैं सेकंड में, अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट में भी लाइबिलिटी लग रही है, मतलब कि कोई ऐसी कुछ चीज़ हो रही है कि उनके हाथ में है ही नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है, फिर भी उनको क्या मान रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह को लाइबल मान रहे हैं। ठीक है, और थर्ड क्या आ गया, हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ के कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे क्रिटिसिज्म, एडवांटेजेस। तो ये था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंप्लीट टॉपिक विद इंपॉर्टेंट केस लॉस। ठीक है, प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करें मैंने आपको। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मेरे नोट्स पसंद आए हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी ईजी नोट्स। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा कवर करूँ।